नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है L1 का लेकर के हाजिर हैं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो राजस्थान जीके के इस पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं वो आने वाली सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जीके का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखना ताकि आप एक शानदार कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से देख सकें। चलिए, आपका समय ख़राब नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपको बता देना चाहते हैं, एक तरफ हिंदी है, एक तरफ अंग्रेजी, दो मीडियम में ये पेपर था। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसके बाद आपको सही उत्तर इसका बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो सबसे पहले आप सब जानते होंगे, नाली जो घग्गर के क्षेत्र है उसको नाली कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद दरियन, जहाँ यानी कि रेतीले टिब्बे की बात की जाती है तो वो आते हैं, तो 2 नंबर पे दरियन आएगा। और तीसरे नंबर पे ऊपर माल का पठार आप सब जानते हैं वहाँ, और सबसे अंत में भोमट जो कि राजस्थान के सबसे दक्षिणी हिस्से का भोमट क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 3, 2, 4, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांश विस्तार है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो इस प्रश्न का आप सबको बता दें, टोंक का जो क्षेत्र है वो बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। लगभग पूरा टोंक ही बनास बेसिन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि टोंक। तीसरा प्रश्न है, खटखट दर्रा स्थित है। ये एक नया टाइप का प्रश्न है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी जो जिला है उसमें खटखट दर्रा है। चौथे प्रश्न की ओर बात चलते हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से एक गलत है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहला कथन है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है, उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। इस कथन पे पूरा शक है क्योंकि ये गंगा मैदान का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर 2, 4 का गलत हो जाएगा। जबकि तीसरा, पश्चिमी बालू का मैदान तैथिस सागर के अवशेष है। बिल्कुल सही बात है। और चौथा ऑप्शन है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का अवस्थिति भाग है। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 का 2 गलत हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चंदवाड़ा क्षेत्र। ये भी एक नया प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न है, जहां सूची 1 और 2 आपको दे रखी है और एक तरफ भू आकृति प्रदेश है और दूसरी तरफ प्राकृतिक भू दृश्य है, जिसमें आपको सही उत्तर बताना है। सबसे पहला है हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती के पठार में रामगढ़ क्रेटर, यानी कि रामगढ़ क्रेटर 12 में है, आप सब जानते होंगे, वो हाड़ौती के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश, जो मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश है उसके अंदर लासड़िया का पठार आता है। बिल्कुल सही है, लसाड़िया का पठार। तीसरा है मध्य अरावली प्रदेश। तो मध्य अरावली के प्रदेश में आप सब जानते हो गोरमजी घाट है और नागौर उच्च भूमि में कुचामन और नावा झीलें हैं। ऑप्शन नंबर 6 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। तो पहला है, ये मालवा पठार का उत्तरी भाग है। बिल्कुल सही है, झालावाड़ का पठार मालवा पठार का उत्तरी भाग है। दूसरा कथन है, इसका उत्तरी और पश्चिमी भाग डाग गंगाधर की उच्च भूमि कहलाता है। ये बात गलत है। ये पठार संभवतः 450 मीटर ऊंचा है। बिल्कुल सही बात है। और चौथा कथन है, ये पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता। ये कथन भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 7 का सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है,
तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आप सबको याद होना चाहिए। 8वें प्रश्न में मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। 9वां प्रश्न है मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बनास बेसिन। ऑप्शन नंबर 4 9वें का सही हो जाएगा। आप सबको याद होगा, हमने राजस्थान भूगोल से संबंधित 2-3 क्लासें अपलोड कर दी है और उसमें आपको अच्छी तरह से हमने ये प्रश्न पूछा था कि मालपुरा करौली का मैदान है वो किस बेसिन का भाग है, तो बनास बेसिन का भाग है। अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखना, बहुत अच्छा कंटेंट आपको उसमें भी उपलब्ध करवाया है। 10वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह कौन सा है? सही समूह आपको यहाँ बताना है जिनकी ऊंचाई 1000 से अधिक है। तो आप सब जानते होंगे ऋषिकेश की ऊंचाई 1017 मीटर है, जबकि कमलनाथ पहाड़ी और दिलवाड़ा की पहाड़ी ये दोनों भी 1000 से ऊपर है, यानी ऑप्शन नंबर 10 का 3 सही हो जाएगा। ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और दिलवाड़ा। 11वें प्रश्न की बात करें, जहां आपको 3 कथन दे रखे हैं और उनमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कथन है तारागढ़ चोटी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि तारागढ़ अजमेर में है और उसके दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। दूसरा कथन है रोजा भाखर जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। ये बात गलत है। और तीसरा कथन दे रखा है परवेरिया या सुराघाट मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। ये बात भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। ए और सी सही है, बी गलत है। 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप सबको पता होगा ऋषिकेश उत्तरी अरावली का हिस्सा नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 सिरावास और बबई, यानी कि सिरावास और बबई जो चोटियां हैं वो उत्तरी अरावली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 12 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शाहाबाद की उच्च भूमि में, यानी कि शाहाबाद की जो उच्च भूमि है ये 12 क्षेत्र में आती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का 2। 14वें नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ आपको 3 कथन दे रखे हैं और उसके बाद सत्य कथन आपको बताना है। पहला कथन है उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है जो भोराट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है पोतवार पठार उत्तरी पूर्वी अरावली में स्थित है, यानी कि 1 2 और 3 तीनों कथन इसमें सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में सम्मिलित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पोखरण और फलोदी, जहां पथरीला में मैदानी क्षेत्र है और ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 15 का 3 सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। 16वें प्रश्न का आपको उत्तर देना है बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इस प्रश्न को भी 1-2 बार आरपीसी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सतूर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित स्थलाकृति भूदृश्य में से असंगत युग्म की पहचान आपको करनी है और सही उत्तर आपको बताना है। पहला है ढांड, जो मरुस्थलीय प्रदेश में अस्थायी झील को ढांड कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है इनसेलबर्ग, जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती है ये वायु अपर्दन के द्वारा होता है, इनसेलबर्ग। तीसरा कथन दे रखा है रेग, जो रेतीला मरुस्थल होता है। ये कथन गलत है। जबकि चौथा कथन नेबखा, जो झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप होते हैं उनको नेबखा कहा जाता है। यानी कि 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 है वो कथन गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका उत्तर।
18वें प्रश्न की बात करें, मेवल क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप सब जानते होंगे डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय जो क्षेत्र होता है उसको मेवल कहा जाता है। 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रंश दरार कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। महान सीमा भ्रंश जिसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्स। ऑप्शन नंबर 19 का 1 सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीड़ से प्रभावित है? ये प्रश्न भी हमने आपको पहले करवा चुके हैं और इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा। ऑप्शन नंबर 3 20वें का सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थित क्रम की पहचान कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। 21वें प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले हाड़ौती का पठार, जो पूर्व से पश्चिम की ओर की बात करें तो सबसे पहले हाड़ौती का पठार, फिर ऊपरमाल, फिर लसाड़िया, फिर बोराट और आबू पर्वत है जो सबसे पश्चिम में होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वें का ऑप्शन नंबर 2 हाड़ौती, ऊपरमाल, लसाड़िया, बोराट और आबू। 22वां प्रश्न की बात करें, राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की सेलेन निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, जुरासिक और इयोसीन काल का, यानी ऑप्शन नंबर 22 का 4 सही हो जाएगा। 23वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 23वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देवगढ़ का पिडमांट मैदान जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा नहीं है। 24वें प्रश्न की बात करें, 24वां प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवरोधी बालुका स्तूप हैं वो जीवावशेष बालुका स्तूप माने जाते हैं, यानी कि किसी भी झाड़ी पेड़ के आसपास जो अवरोध के कारण जो बालुका स्तूप बनते हैं वो उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। 25वें प्रश्न की बात करें, विंध्यन कगार भूमि मुख्यतः निर्मित है। बहुत अच्छा प्रश्न है 25वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बालुका पत्थर या सेल से। 25वें का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागौर उच्च भूमि और डोरा पर्वत। जो कथन दे रखा है वो गलत है, बाकी सारे कथन सुम्मिलित हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। तो आपके सामने है ये चारों कथन और इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रदेश के बनास और बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है, ये बात गलत है। 28वें प्रश्न की बात करें तो बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है और आज फिर इन्होंने पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बोनिफेरस काल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 29वें प्रश्न की बात करें जहां सूची 1 और 2 आपको दे रखी है और आपको सही सुम्मिलित करना है। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ जिला है। तो इस प्रश्न में आपको सबको याद होगा डोरा पर्वत हैं वो जालोर में स्थित है, यानी पहले ऑप्शन का 4 नंबर और 1 और 3 में है, यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। जबकि कमली घाट की बात करें तो कमली घाट राजसमंद में है, दूसरे नंबर पे 3। तीसरी हरस की पहाड़ियाँ सीकर में है 1 और हाथीनाल उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 29 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। और 30वें प्रश्न की बात करें तो अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की बात करें तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था, जबकि अरावली का निर्माण आप सबको याद होगा, कई बार हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, आपको इससे संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
31वें प्रश्न की बात करें तो 31वां प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। 4 कथन है और उसका एक उत्तर है जो गलत है, जो सही आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सेलों के क्षरण के से निर्मित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये बात गलत है। 32वें प्रश्न की बात करें, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनसेप्टिसॉल्स। इनसेप्टिसॉल्स टाइप की मृदा है वो सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का। 33वां प्रश्न है, जहां निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार और जिले से सम्मिलित नहीं है? एक तरफ मृदा दे रखी है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जिला दे रखा है, जिनमें से एक गलत है, यानी रेवेरिना गंगानगर में पाई जाती है, जिप्सी फेरस जो है वो बीकानेर में बिल्कुल पाई जाती है, जबकि सी रोजम्स हनुमानगढ़ और चूरू में नहीं पाई जाती है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीरोजम मिट्टी है वो हनुमानगढ़ चूरू में नहीं है। सलेटी भूरी जालोर और पाली में पाई जाती है। ये प्रश्न आपने यदि कल वीडियो देखा हो तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। 34वें प्रश्न की बात करें, मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी की विशेषता क्या नहीं है? इसमें मोटे कण पाए जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। बाकी सभी कथन सत्य दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 34 का 2 सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय मृदा पाई जाती है उदयपुर और कोटा में, यानी कि ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर्वतीय मृदा पाई जाती है। 36वें प्रश्न की बात करें, जहाँ एक तरफ मिट्टी का प्रकार है, दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश है, और इसमें आपको सही सम्मिलित करके बताना है। तो 36वें प्रश्न की बात करें तो एरिडोसोल्स जो मिट्टी है वो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। 1 नंबर मिलान सही है। दूसरा, इनसेप्टिसॉल्स जो अभी आपको मैंने बताया था इनसेप्टिसॉल्स की, तो शुष्क, अर्ध शुष्क और आर्द्र में, यानी कि पहले का 1 दूसरे का 2। अल्फीसॉल्स उप आर्द्र और आर्द्र में पाई जाती है, ये भी सत्य है। और वर्टिसॉल्स आर्द्र और अति आर्द्र यानी कि दक्षिणी भाग में, यानी 1 2 3 4 सभी कथन मिलान से सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोसाइट्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? 37वें प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्टिसॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मृदा की समस्या क्या है? तो सभी समस्याएं हैं इसमें। मृदा अपर्दन की समस्या है, मृदा अवकर्षण की है और सेम की समस्या है, यानी ऑप्शन नंबर 38 का भी 4 सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, जहां आपको 2 कथन दे रखे हैं और उसके नीचे जो मृदा की है विशेषता वो आपको बतानी है। इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय और अधिक तापांतरण से हुआ है, यानी अधिक तापमान का कारण है पश्चिमी मरुस्थल का, और इस मृदा में जल धारण की क्षमता न्यूनतम होती है। ये दोनों कारण जो पश्चिमी रेतीली मिट्टी है उस जो मरुस्थलीय मिट्टी का कारण है। तो ऑप्शन नंबर 39 का 1 सही हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा। 40वां प्रश्न है, काली मृदा जानी जाती है, काली मृदा है वो किस नाम से भी जानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांगर एवं खादर मिट्टी के नाम से, रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। 41वां प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। ऑप्शन नंबर 41 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर 2, इस मिट्टी में चावल और मक्का की खेती होती है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 42 का 2 सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सेम की समस्या से सबसे प्रभावित हैं वो राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ है, और जो इंदिरा गांधी नहर की आने के बाद ये समस्या ज़्यादा ही हो गई है इन क्षेत्रों में।
44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयुक्त जिला युग्म की पहचान करें जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? आप सबको पता होगा, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में अजमेर, राजसमंद और पाली। ऑप्शन नंबर 44 का एक सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत है? इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो लगभग 2/3 भाग पर यह विस्तृत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का। 46वां प्रश्न है, एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। मेस्लो का ये कथन किस आवश्यकता की पूर्ति की बात करता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका नाम कथन सही है, वो मेस्लो का के अनुसार आत्म सिद्ध होना चाहिए यह व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 46 का एक सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो 47वां प्रश्न है, वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है क्या कहलाता है? तो इसको अंतर्नोद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 47 का 2 सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवधान निर्माण में सहयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर 48 का भी 2 सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न की बात करें जहां एक लंबा सा कथन दे रखा है और उसके नीचे आपको ये कथन किसका है वो बताना है। कथन है, मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता, उसकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती थी मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता। जब उसके दोस्त पूछते तो वह बस इतना ही कहता कि अपना इरादा सिलेक्शन का नहीं रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है। मनोज की अभिप्रेरणा को किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से बेहतर समझा जा सकता है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्रूम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धियों में सहायक होती है, यह कथन किस मनोविज्ञान ने दिया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, वुडवर्थ ने यह बात कही थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न की बात करें, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जा सकता है। 51वें प्रश्न में स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ का समय किस मनोवैज्ञानिक से यानी कि माना जाता है? तो अरस्तु। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये बात स्किनर के अनुसार है। 52वां प्रश्न है, असत्य कथन आपको बताना है। 4 कथन आपको दे रखे हैं, मैं इसका आपको सीधा उत्तर बताने की कोशिश करता हूं। ऑप्शन नंबर 4 52 का सही उत्तर हो जाएगा। नाल व अन्य शिक्षा मनोविज्ञान को मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन मानते हैं, ये बात गलत है, बाकी सभी सही है। 53 नंबर प्रश्न की बात करें, एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है, जिसने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, ये संप्रदाय कौन सा है? 53वें प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारवाद। 54 नंबर प्रश्न की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में स्टिक विचार, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चारों कथन जो इन्होंने तीनों कथन दे रखे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं है। ये तीनों कथन सत्य है, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न की बात करें, एक छात्र परी रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है। वह कहती है, मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन अगर मैं ये क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है। नीचे दिए गए अभिप्रेरणा की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से विश्लेषण कौन सा कथन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणाएं सक्रिय है, आंतरिक और बाहरी, और ये एक मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56वें प्रश्न 56 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, जहां आपको दोबारा से 53 नंबर प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 56 नंबर प्रश्न है,
एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है और किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होता है। शक्ति अभिप्रेरक अभियुक्ति हेतु मैक्सीलैंड के अनुसार वह कौन सी विधि है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाहरी स्रोत, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न की बात करें, शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय एजुकेशनल एप्लीकेंस निम्नलिखित में से कौन से हैं? यहाँ आपको 5 कथन दे रखे हैं और उसमें से सही उत्तर बताना है। तो इस 57 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 यानी पहला, दूसरा और 5वां कथन सत्य है। 58 नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ निम्नलिखित में से कौन से कथन मनोविज्ञान की प्रकृति को वर्णित नहीं करते हैं? यानी कि आपको इस बार थोड़ा ध्यान रखना है, कौन से कथन हैं वो मनोवैज्ञानिक प्रकृति को वर्णित नहीं करते हैं। तो 58वें प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो यहाँ 2 और 4 कथन 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न की बात करें, सत्य कथन आपको बताना है। जहां आपके सामने 2 कथन दे रखे हैं, जैविक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल सत्य है। जबकि दूसरा है, कोई अभिप्रेरक पूर्णतः जैविक या पूर्णतः मनोसामाजिक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। 59 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। आपको एक कथन असत्य है वो छांटना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, वुंट व टिचनर का संबंध प्रकार्यवाद से है था, ये बात गलत है। 61 नंबर प्रश्न की बात करें, 61 नंबर प्रश्न है, 24 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिचून, जयपुर से। 62 नंबर प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे विकल्पों से उपयुक्त विकल्प का उत्तर से चयन करना है आपको। तो इस प्रश्न में अरावली परियोजना राजस्थान के 29 जिलों में विस्तृत है, ये कथन बिल्कुल गलत है। और दूसरा कथन बी कथन है, ये परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने के लिए प्रमुख पहल है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, 4 जून 2025 को राजस्थान के मैनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। ये उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कथन है, इसे बर्ड्स विलेज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कथन है, ये वेटलैंड रात्रि नदी व विजय सागर तालाब से मिलकर बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला और दूसरा कथन सत्य है, यानी ए और बी सत्य है, जबकि सी कथन गलत है। 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो 12 जून 2025 को उत्कल रंजन साहू का राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर उनका कार्यकाल तक रहेगा, यानी कि कौन सेवें उनका नंबर था? तो आप सबको याद होगा वो 40वें अध्यक्ष बने हैं और 19 जून 2026 तक वो बने रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के किन 2 संस्थानों की मेजबानी में करवाया जाना प्रस्तावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर व राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा। ऑप्शन नंबर 65 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बीड़ पापड़। ऑप्शन नंबर 4 बीड़ पापड़ में उन्होंने जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया था। 67 नंबर प्रश्न की बात करें तो साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंखेरु वन नी पीरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न की बात करें, जून 2025 में चांगवोन दक्षिणी कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रुद्राक्ष खंडेलवाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
69 नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाला के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये पान मेथी, ऑप्शन नंबर 69 का एक सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि पान मेथी नागौर के किस गांव की बहुत प्रसिद्ध है। 69 नंबर के बाद 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17वां प्रश्न है, 26 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर से जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली की किन 2 नवाचारी पहलों का शुभारंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर का ऑप्शन नंबर 3, विधायक शिक्षा का साथी तथा मातृ वन योजना, ऑप्शन नंबर 3 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ने अपने ग्रंथ में किया था, यानी कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले और किस ग्रंथ में किया था, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियेशन, और इनकी जो कृति थी वो लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित मारवाड़ी की उपबोली तथा उससे संबंधित क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है। मारवाड़ी की बोली और उससे संबंधित सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो ढाटी बाड़मेर में बोली जाती है, बिल्कुल सत्य है। देवड़ा वाटी सिरोही में बोली जाती है, और खेराड़ी जो शाहपुरा में बोली जाती है, लेकिन गोड़वाड़ी है वो फलोदी, इसका गलत हो जाएगा। गोड़वाड़ी है वो पाली और जालोर के आसपास के क्षेत्र में, यानी कि जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 72 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न की बात करें, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वागड़ी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न की बात करें, रागड़ी बोली के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। दूसरा कथन है, ये मेवाड़ी की उपबोली है। अब उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो इस कथन का सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। 75 नंबर प्रश्न की बात करें तो 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पूर्वी राजस्थान की उपबोली नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरवाड़ी, जो पूर्वी राजस्थान की उपबोली नहीं है। 76 नंबर प्रश्न की बात करें, सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गांधी विद्या मंदिर। 77 नंबर प्रश्न की बात करें, राज्य में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवाना जालोर में नहीं है, बाकी सभी जगह पशु अनुसंधान स्टेशन स्थित है। चांदन जैसलमेर में है, भोजुंदा चित्तौड़ में है, समर्थपुरा धौलपुर में है, जबकि जालोर में नहीं है। 78 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, जहां आपको असम्मिलित की पहचान करनी है। एक तरफ अनुसंधान स्टेशन है, दूसरी तरफ संबंधित कृषि जलवायु प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें, बीकानेर में C फर्स्ट है, फतेहपुर में सेकंड A है, और बात करें उम्मेदगंज में 5 है, जबकि यहाँ नौगांव में 4th A नहीं है। ऑप्शन नंबर 78 का 3 नंबर सही हो जाएगा। 79 नंबर की बात करें, पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसकी घटक प्रयोगशाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CHIR, यानी कि CSIR इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 80 नंबर प्रश्न की बात करें तो 80 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? आपको यहाँ पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई है? कि राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र जो कि राजस्थान के अंदर है, आपको बताना है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, और ये बीकानेर में स्थित है। 81 नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष और कहाँ की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 1962 और मालपुरा टोंक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 82 नंबर प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर आपको यहाँ असत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ असत्य कथन का ये ध्यान रखना है आपको, असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका असत्य है।
बाकी सभी सत्य है। जो कि 1954 इन्होंने लिख रखा है वो बात गलत है, बाकी सभी सही है। 83 नंबर की प्रश्न की बात करें तो ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 परियोजनाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न की बात करें, केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर श्रीगंगानगर की स्थापना 1962 में किसके सहयोग से हुई थी? तो कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 84 का 3 सही हो जाएगा। जबकि सूरतगढ़ वाला रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। 85 नंबर प्रश्न की बात करें, चौपासनी जोधपुर निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यहाँ राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म सूरतगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? जो उपयुक्त में से सही विकल्प आपको बताना है। तो यहाँ थारपारकर गाय के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थारपारकर गाय की नस्ल है और जहाँ सूरतगढ़ में इसका प्रजनन फॉर्म स्थित है। 87 नंबर प्रश्न की बात करें, यांत्रिकी कृषि फॉर्म कोटा की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर में जहां अनुसंधान केंद्र है और स्थान दे रखे हैं, आपको सही मिलान करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये जोधपुर में है। आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में है। जबकि राज्य भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की बात करें तो ये जोधपुर में हो जाएगी। जबकि सैमरिक विद्युत अनुसंधान विकास केंद्र की बात करें तो ये बीकानेर में हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 89 नंबर की बात करें, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो आप सबको ज्ञात होगा, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको इस प्रश्न के बारे में जरूर अवगत करवाया है। बास्केटबॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित सूची में जहां एक राज्य प्रतीक है, दूसरी तरफ अधिसूचना की दिनांक है और इनमें आपको सम्मिलित करना है। तो 90 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 3, 2 ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रोसेसिस सिनेरिया यानी किस से संबंधित है? तो ये आपको सब ज्ञात होगा, वृक्ष से संबंधित है और खेजड़ली का ये एक वैज्ञानिक नाम है। बात करें 92 प्रश्न की तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन आपको बताना है। तो चिंकारा से संबंधित है तो इस में केवल विकल्प सी सही है, जो कि चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। बात कर लेते हैं 93 नंबर प्रश्न की। तो 93 नंबर प्रश्न है जहां आपको 2 कथन दे रखे हैं और असत्य कथनों की पहचान आपको करनी है। तो इस प्रश्न में दोनों कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। न तो ए और न ही बी असत्य होंगे, यानी 93 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर की बात करें, निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र राई और सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बानसूर अलवर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 94 का। 95 नंबर प्रश्न की बात करें, कृषि अनुसंधान स्टेशन मंडोर जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1983 ऑप्शन नंबर 4। 96 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, सूरतगढ़ गंगानगर में है, जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। 97 नंबर प्रश्न की बात करें, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के अधिकार क्षेत्र में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र आता है? तो 3A ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो टोंक में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न की बात करें, ठंडे शुष्क क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृषि पद्धतियों का विकास करने के लिए काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके लेह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है ये, यानी कि 99 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ताबीज अजमेर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तबीजी अजमेर।
101वां प्रश्न है, केंद्रीय झुंड पंजीकरण यूनिट अजमेर की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 अगस्त 1979, यानी कि 2 अगस्त 1979। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 102वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र निम्न में से किस स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंचपदरा बालोतरा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 103वां प्रश्न है, घूमर निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घूमर है वो भील जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। बात करें 104 नंबर प्रश्न की, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ी, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है, गोडावन हैचिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामदेवराज सलमेर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अब गणित के कुछ प्रश्न आ गए हैं, आपको इनके उत्तर भी हम केवल उत्तर बता देते हैं। 106 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि 107वें प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है जहां आपको कुछ कथन दे रखे हैं और सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो 109 नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 कथन है वो सत्य है। 110 नंबर प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर की बात करें तो 111 नंबर में भी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या नंबर 112 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न की बात करें तो 114 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको सभी को मिलाने ज़रूर है और फिर इन उत्तरों को देखना है। बात करें 115 नंबर प्रश्न की तो माध्यमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन विषयों की विषय वस्तु से ली गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप सब जानते होंगे सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बालक का सामाजिकरण करना। ऑप्शन नंबर 116 का 2 उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर है, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य और उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। ये कथन किसका है। तो जॉन यू माइकेलिस। इस ऑप्शन नंबर 1 117 का सही उत्तर हो जाएगा। 118वें नंबर प्रश्न की बात करें, सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तियों और उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 118 का 1 सही हो जाएगा। 119वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का महत्व क्या है। ये आप 3 कथन है और इनमें से एक आपको सही उत्तर बताना है। कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो पहला है, विद्यार्थी को इस योग्य बनाने की वह उसमें समाज को समझ सके जिसमें वह रहता है। ये बिल्कुल कथन सत्य है। बी कथन है, विद्यार्थी भारतीय संविधान के प्रतिष्ठित मूल्यों के महत्व को समझ सके। ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है, विद्यार्थी में तार्किक चिंतन को विकसित किया जा सके। सामाजिक विज्ञान का तार्किक शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ए और बी कथन सत्य है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुदालियर आयोग ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना। ऑप्शन नंबर 121 का 3 सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न है, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया। अच्छा, ये भी आपको शिक्षण विधि से संबंधित है, यानी कि टीचिंग मेथड से संबंधित है। और इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो सबसे पहले वर्ण आएगा, उसके बाद शब्द, फिर वाक्य, यानी कि छोटे से बड़े की ओर क्रम बताना है। 123वां प्रश्न है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो खंडान्वय विधि कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर 123 का 2 उत्तर हो जाएगा। 124वें की बात करें, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है। तो यहाँ व्यतिरेकी विधि। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 125वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के
व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है व्याकरण शिक्षण में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर संश्लेषण, फिर सामान्यीकरण और फिर परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 126वां प्रश्न है, अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 127वां है, कर्म गति टारे हु नाही टरे को एक शिक्षक अंतः कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है, वह शिक्षक पद शिक्षक की किस विधि से अध्यापन कर रहा है? तो ये व्याख्यान विधि से है। ऑप्शन नंबर 127 का 3 उत्तर हो जाएगा। 128वां प्रश्न है, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पद शिक्षण में। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 129वां है, व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने का अधिक बल दिया जाता है। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 129 का। 130वें प्रश्न की बात करें तो 130वां प्रश्न है, जहां आपको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ शिक्षण विधि है और एक तरफ जो उनके शिक्षण उपागम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर मिलान की बात करें तो सबसे पहले बात करें 130 में, तो ऑप्शन नंबर गद्य शिक्षण में मौन वाचन होता है, जबकि रचना शिक्षण में संवाद लेखन होता है। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है और पद शिक्षण में रसावसावधान विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 130 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 131वां प्रश्न है, इस विधि द्वारा कविता पढ़ाने पर कविता के भाव और कला दोनों ही पक्षों की एक कथावाचक की भांति विशद व्याख्या करनी पड़ती है तथा भावों को हृदयंगम कराने हेतु विधि में शिक्षक को अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं। ये कथन पद शिक्षण की किस विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो 131 प्रश्न का ऑप्शन नंबर व्यास विधि, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 132वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत अध्यापक पुस्तक को हाथ में लेकर अपना वाचन करते हुए शब्दार्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता चलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अर्थबोध विधि, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 133वां प्रश्न है, डॉल्टन प्रणाली के संबंध में असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो इस 133वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4, ये माध्यमिक स्तर तक प्रयोग में ली जाने वाली एक कक्ष प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा, असत्य है ऑप्शन नंबर 4। 134वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की पाठ्यपुस्तक प्रणाली के संबंध में सत्य कथन को छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। 135वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 135वां प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ जाति बतानी है, तो ऑप्शन नंबर 135 का भूकंप, जीव, तालाब, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि भारत, पहले वाले ऑप्शन में भारत एक व्यक्तिवाचक है, तीसरे में जयपुर व्यक्तिवाचक है और चौथे में गंगा व्यक्तिवाचक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 135 का 2 सही हुआ है। 136वें की बात करें, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ गौरव जो है वो ऑप्शन नंबर 4 136 का सही उत्तर हो जाएगा। 137वें की बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? 137 का, तो इसमें भाव आपको बताना है, जिसको मिठास, जुल्म और दौर्लभ, ऑप्शन नंबर 1 137 का सही उत्तर हो जाएगा, दौर्बल्य। 138वें प्रश्न की बात करें, 138वां प्रश्न है, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं हैं? 138 में, तो आप पधार कर अनुग्रहित करें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 139वां प्रश्न है, मुझे घर जाना है, वाक्य में मुझे क्या है? 139 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 139 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सर्वनाम। 40वां प्रश्न है, 140वां, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाश्विक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 141वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं हैं, तो माधुर्य शब्द इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 142वां प्रश्न है,
तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 142 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मध्यम पुरुष वाचक के सर्वनाम हैं। 143 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 143 ये अंग्रेजी का प्रश्न है और 143 का सही उत्तर आपको केवल बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 144वें प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 145वें प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 146वें नंबर प्रश्न की बात करें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 149वें नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 150वें प्रश्न की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें ये थे कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित रीट लेवल प्रथम के प्रथम टेस्ट की जो इन्होंने टेस्ट सीरीज चलाई है उसका पहला पेपर है और उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जीके और करंट जीके के प्रश्न हूबहू आपको यहाँ देखने से मिल सकते हैं। तो वीडियो पूरी ध्यान से ज़रूर देखा करें और हम आपको प्रत्येक वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।